क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं जिनका फिजिक्स का मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है उन सब बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आप सभी को पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, यानी कि जितने भी आपके फिजिक्स के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सभी की आपको मैं इस वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा। और ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बना दी गई हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा बैंकिंग ऑफ अ रोड पे। इसकी जो डेरिवेशन है वो बहुत बार पूछी गई है, इस वजह से मैं आपको इसको करा रहा हूँ। तो जब कभी आपका जो रोड है वो अगर थीटा एंगल पर टिल्ट होता है तो यहाँ पर ना आपको स्पीड बतानी होती है कि कितनी स्पीड से कोई भी आपकी कार या व्हीकल जो है वो यहाँ पर इस सर्कुलर जो आपका सर्कुलर रोड है, ये जो है आपका सर्कुलर रोड है, आगे चल के ऐसे करके ये सर्कुलर रोड है और ये जो है थीटा एंगल पर टिल्ट भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर से आपको पता ही है जो भी आपका ये व्हीकल होगा उस पर mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करी होगी और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन और ये है आपका mg। अब यहाँ पर आपको पता ही है यहाँ पर जो है आपको इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या करना है, इसके कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जब कभी भी आपका कोई सा व्हीकल वगैरह अगर किसी भी प्लेन पर चलता है तो फिर उस पर जो है एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करती है। तो यहाँ पर करेगी आपकी एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट। और एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका थीटा और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहां पर से आपको क्या करना होगा, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर लेते हैं एन कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला जो है आपका एन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका एन साइन थीटा। और यहां पर से अगर मैं यहां पर इस वाले एंगल की बात करूं ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा, क्योंकि इन दोनों का एंगल कितना है, ये है आपका 90 डिग्री का। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो गया आपका थीटा। तो यहां पर अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट करूं तो ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो इसका ना जो है एक बार एफ बी डी बना देते हैं। और यहाँ पर जो है आपकी ये सर्कुलर पाथ है ना, तो फिर यहाँ पर एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। तो एक बार एफ बी डी बनाएंगे सब चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर वाले फोर्स की बात करें तो ये है आपका एन कॉस थीटा, नीचे है आपका एम जी और ये है आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर से इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो ये है आपका एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर से ये जो आपका एन कॉस थीटा है ये आपका बैलेंस कर रहा है एम जी प्लस एफ साइन थीटा को, यानी कि नीचे वाले कंपोनेंट को। और जो आपका यहाँ पर फ्रिक्शन ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, ये आपका बराबर होगा किसके, ये आपका बराबर होगा एन साइन थीटा इन दोनों के सम के प्लस में एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर से फ्रिक्शन फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। और यहाँ पर से अगर मैं एम जी की वैल्यू निकालूं, एम जी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों इक्वेशन को मैं ना डिवाइड कर रहा हूँ, इसको और इसको। तो ये हो गया आपका एम वी स्क्वायर बाय आर और एम जी से एम जी डिवाइड, एम जी जो है इसके नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब यहां पर जो है आपको डिवाइड करना है इसको 1 बाय एन कॉस थीटा से, यहां पे भी हम नीचे डिवाइड कर देते हैं एन कॉस थीटा से।
तो ये हो जाएगा आपका m से m कट गया और ये हो गया आपका v² RG बराबर n cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो n से n गया, ये हो गया आपका tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और f cos थीटा अपॉन n sin n cos थीटा, तो ये हो गया आपका f अपॉन n डिवाइड बाय ये हो गया आपका n cos थीटा 1 माइनस ये आपका f sin थीटा अपॉन n cos थीटा, तो f अपॉन n ये हो गया आपका tan थीटा। और आपने पढ़ाया जो आपका फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन है ये आपका म्यू के बराबर होता है, तो यहाँ पर से v²/RG बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस में म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा, और यहाँ पर जो है हम v² की वैल्यू निकाल लेते हैं। v² की वैल्यू आ जाएगी RG इंटू में दिस टर्म, और यहाँ पर से v की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट में RG और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल यहाँ पर फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो है आपकी कुछ कंडीशंस हैं इस वाले फॉर्मूले में। अगर रोड बैंक्ड ना हो यानी कि किसी भी थीटा एंगल पर टिल्ट ना हो, तो यहाँ पर इफ रोड इज नॉट बैंक्ड तो थीटा जो है 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आया था हमारा, रिलेशन आया था v का अंडर रूट में RG और यह आया था आपका tan थीटा प्लस में म्यू और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस म्यू tan थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो दिस विल इक्वल टू v इज इक्वल टू RG tan 0 डिग्री प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan 0 डिग्री। ठीक है, तो tan 0 डिग्री होता है आपका 0 और यहाँ पर से RG ये हो गया आपका 0 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस ये हो गया आपका 0, तो अंडर रूट में म्यू RG जो है आपका यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा जब आपका जो रोड है वो बैंक्ड जो है ना हो, यानी कि थीटा जो है 0 डिग्री हो। और दूसरा जो आपका रिलेशन है जब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर से आपको समझना होगा कि आपको ना यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपका फ्रिक्शन फोर्स 0 के बराबर हो तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी f अपॉन n। जब आपका f 0 है तो म्यू की वैल्यू होगी आपकी 0। तो यहाँ पर से हमारा जो वेलोसिटी आया था वो आया था अंडर रूट में RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन, और यहाँ पर आपकी एक और कंडीशन होगी, ये भी आप सुन लें कि जो आपका रोड है वो बैंक्ड हो थीटा एंगल। ठीक है, तो 1 माइनस म्यू tan थीटा, म्यू की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं क्योंकि जो आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है वो 0 के बराबर है, अपॉन 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा, तो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट में RG और ये हो गया आपका tan थीटा, तो ये हो गया आपका RG tan थीटा। तो ये आ गया आपका यहाँ पर एक और रिलेशन। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपको यही 3 जो आपके फॉर्मूला है इनको ध्यान में रखना है, इसी से आपके जो है मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया ना आपके पास फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। यहाँ पर आपको बोला गया कि जब हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, आज टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास। यहाँ पर आपको ना मास की डायमेंशन यहाँ पर फाइंड करनी है इन सब के टर्म्स में। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है वो आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर पता है जो आपका जो मास होता है उसका जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल M। ठीक है, तो यहाँ पर से ना आपको क्या करना होगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका मास है
वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के, और इसकी पावर मान लेते हैं हम यहाँ पर a, और वेलोसिटी इसकी पावर b, और टाइम जिसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर c। ठीक है, अब यहाँ पर से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की जो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ml t की पावर -2, इसकी पावर है a, वेलोसिटी l t की पावर -1, और इसकी पावर है b, टाइम इज कैपिटल T। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट k, और इसकी पावर हो जाएगी a, l t की पावर -1, और इसकी पावर b, और t की पावर c। ठीक है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट को जो है यहाँ पर से हटा देते हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू ना क्वेश्चन में दी होती तब आप इसका यूज़ कर सकते थे, पर यहाँ पर हम जो है इसका यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो आपका मास होगा वो इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पर कैपिटल M की जो नेट पावर्स आ जाएंगी वो यहाँ पर जो है इकट्ठा कर लेते हैं। M की पावर A है, और यहाँ पर M वाला टर्म कहीं पे भी नहीं है। अब L की पावर A, और यहाँ पर L की पावर B, और यहाँ पर L की पावर 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका L की पावर B, और मल्टीप्लिकेशन में L की पावर A, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका L की पावर A इंटू L की पावर B, और ऐसी T की पावर -2A, और यहाँ पर से आ जाएगा आपका T की पावर -B, और यहाँ पर से T की पावर C। यहाँ पर से M का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर M की पावर A, L की पावर A प्लस B। जब भी बेस सेम होता है तो आपकी पावर जो है ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर T की पावर हो जाएगी -2A, प्लस में -B, और प्लस में C। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है M है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा L0 और T0 लिख सकता हूँ, क्योंकि इनकी पावर 0 है, तो मतलब आंसर 1 आ जाएगा, दोबारा से M मिल जाएगा। इज इक्वल टू M की पावर A और L की पावर A प्लस B, और T की पावर -2A -B प्लस C। अब यहाँ पर जो है आपको A, B और C की सेपरेट वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, M की पावर A इज इक्वल टू M आ जाएगा, A की पावर यहाँ पर आ जाएगी आपकी A इज इक्वल टू 1। यहाँ पर M की पावर A, यहाँ पर M की पावर 1, तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो A की पावर 1 मिल जाएगी। और ऐसी यहाँ पर से L की पावर A प्लस B है, और यहाँ पर है आपकी L की पावर 0 बराबर L की पावर 0। A प्लस B इक्वल आ जाएगा 0 के, A की वैल्यू आ जाएगी -B, और यहाँ पर अगर माइनस को इधर भेज दें तो ये आ जाएगा आपका B इज इक्वल टू -A, और यहाँ पर B की वैल्यू मिल जाएगी -1। अब यहाँ पर थर्ड कंडीशन में T की पावर 0 इधर से, और T की पावर -2A -B और प्लस C, तो T की पावर -2A -B प्लस C इज इक्वल टू T की पावर 0। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका -2A -B प्लस C इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देता है, 2A प्लस B माइनस C बराबर 0। A की वैल्यू -1, 2 इंटू -1, तो माइनस का निशान बाहर हो जाएगा। B की वैल्यू भी यहाँ पर यहाँ पर A की वैल्यू 1 है, 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, और यहाँ पर B की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, और यहाँ पर C की वैल्यू मिल जाएगी आपको आसानी से। ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू -1, तो यहाँ पर लिख देते हैं A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -1 एंड C इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर से आपको जो है मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको एक्सप्रेस करना था फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म्स में, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था F की पावर A, V की पावर B और T की पावर C के। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका F की पावर 1, V की पावर -1 और T की पावर 1। इन सबको जो है मैं एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो F V की पावर -1 और T की पावर 1, तो ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। एक जो यहाँ पर 24 क्वेश्चन है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार आ भी रखा है। तो यहाँ पर आपको बोला गया व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर इफ A वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप एंड B वेक्टर इज 2I कैप प्लस K कैप, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, जब कोई भी आपको ये बोला जाए ना कि
आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो आपका वेक्टर मिलता है ना, वो जो होता है वो आपका उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। मैं जो यहाँ पर कह रहा हूँ उस बात का मतलब समझना। मान लो आपके पास जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, ए वेक्टर है जो कि है आपका आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर बी वेक्टर को मान लिया मैंने, यहाँ पर बी वेक्टर हो गया आपका जे कैप माइनस के कैप। और मैंने बोला आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए, मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो यहाँ पर ना आपको ये पता होना चाहिए जब कभी हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। यानी कि जिसके अलोंग आपका वेक्टर है ये बी वेक्टर है और जिसके तरफ जाना है, यानी कि आपको मैंने बोला कि यहाँ पर आप फाइंड करें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो बी क्रॉस ए करना है तो बी की तरफ आपका ये पाम होना चाहिए और ये फोल्ड करेंगे तो ए वेक्टर की तरफ, और जो भी आपका थंब इंडिकेट करेगा वो आपकी वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। यानी कि इस प्रकार से जो है आपका एक इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, जो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको बोला था आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ए वेक्टर है आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस के कैप। और यहाँ पर आपको बोला गया है इन दोनों के परपेंडिकुलर आपको क्या फाइंड करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व करते हैं तो आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, जे कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, के कैप का कोफिशिएंट है -1। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो आपका बी वेक्टर है इसमें जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो है 2, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर दे नहीं रखा तो यहाँ पर 0 मान लेंगे, के कैप का कोफिशिएंट 1। अब यहाँ पर जो है आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व गलत कर देते हैं। आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको लिख लेना आई कैप, और यहाँ पर आई कैप वाली जो आपका कॉलम है और जो यहाँ पर आई कैप वाला रो है वो आपको यहाँ पर छुपा लेना है। और यहाँ पर बचेगा आपका इस प्रकार से, इसको मैं आई कैप वाले रो को छुपा लेता हूँ और ये आई कैप वाला कॉलम, तो 2 × 1 ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर 0 × -1 तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 0। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही अब जे कैप का जो यहाँ पर कोफिशिएंट आएगा वो आएगा माइनस का जे कैप, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाली जो है आपको ये वाली कॉलम छुपानी है और ये वाला रो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 × 1 ये हो गया आपका 1, तो 1 माइनस, और बाकी का 2 × -1 तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही प्लस में आ जाएगा आपका के कैप। तो के कैप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस वाले पेन को जो है हम कॉलम में इस तरह से लगा देते हैं और यहाँ पर इसकी रो को भी छुपा लेते हैं। तो 0 × 1 0 और 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0 - 4, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पर ये हो गया आपका 2i कैप और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 3, तो माइनस का 3 जे कैप। ऐसे ही हो गया आपका माइनस का 4 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको जो है ये आया आपका वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको मान लेता हूँ मैं सी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर इज 2i कैप -3 जे कैप -4 के कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए, यानी कि सी वेक्टर का आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हैं आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर वेक्टर आया है सी वेक्टर, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से नीचे डिवाइड कर दूँ तो ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर सी वेक्टर है आपका 2i कैप -3 जे कैप -4 के कैप। इसका जो है यहाँ पर हम मॉड निकालते हैं, यानी कि इसका जो है हम
यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। सी कैप इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप, और डिनोमिनेटर में हो गया आपका 4 + 9 + 16, ये हो गया आपका 25, 25 4 29 √29। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर डेट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया ना, यहाँ पर आपको एंगल फाइंड करना है इन दो वेक्टर्स के बीच में। वेक्टर है आपका p + q वेक्टर एंड p - q वेक्टर एक्ट सो डैट द रिजल्टेंट इज √ में 3p² प्लस में q²। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास जो है ना, यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर हैं p + q वेक्टर एंड यहाँ पर आपका p - q वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको ना ये वाला एंगल थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √ a² + b² प्लस में 2ab cos ऑफ थीटा। यहाँ पर से आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा की वैल्यू निकल गई तो आपको थीटा की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर से इसका रूट इस पे भेज देते हैं, ये हो जाएगा आपका r² बराबर a² + b² प्लस में 2ab cos ऑफ थीटा। अब a वेक्टर की जगह p + q है, b वेक्टर की जगह p - q है, तो r वेक्टर का स्क्वायर है, रिजल्टेंट g है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3p² + q²। a का स्क्वायर क्या है, तो p + q का होल स्क्वायर हो जाएगा, p + q का होल स्क्वायर प्लस में b यानी कि p - q इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि p + q मल्टीप्लाई में p - q, और ये आ गया आपका cos थीटा। तो सॉल्व करते हैं, 3p² + q² बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका p² + q² प्लस में 2pq, और यहाँ पर आ जाएगा आपका p² + q² प्लस माइनस का 2pq, और ये आ जाएगा आपका प्लस में 2 टाइम्स ऑफ p² - q² cos ऑफ थीटा। थोड़ा सा जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका p², 2p², इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया आपका p² बचा, 3 में से 2 गया तो बचा आपका 1 p², और यहाँ पर है आपका q², तो q² 2q², और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का q²। ठीक है, इक्वल टू में बच गया आपका, इससे ये गया, और इक्वल टू में ये सारी टर्म खत्म हो चुकी है। यहाँ पर बचा आपका 2 × p² - q² इंटू में cos थीटा, इससे ये कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और 2 को नीचे ले आता हूँ तो ये हो गया आपका cos ऑफ थीटा। यहाँ पे आपका 1 बचा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होता, यहाँ पर कटता है तो 1 बचता है। ठीक है, तो 1/2 cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर से, cos थीटा 1/2 होता है हमारा 60 डिग्री पे बोले तो π/3। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपके पास एक VT ग्राफ है, जो 2 ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो है आपका 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद दी टाइम एक्सिस। ये आपकी टाइम एक्सिस है और ये आपका है वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का, एक एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का। ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री और ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको ये बोल देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर रेशियो बताना है एक्सीलरेशन का। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना होता है ग्राफ की हेल्प से, तो ये होता है आपका VT ग्राफ का स्लोप। तो VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है आपका tan थीटा। यहाँ पर से अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपको आसानी से आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका tan ऑफ थीटा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा 1 है आपका 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री डिवाइड बाय tan ऑफ 60 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसको नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/3, तो 1:3 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 6th क्वेश्चन में आपको लगा आपके पास ना यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और जो है वो दोनों इंक्लाइन हो रखे हैं 2π/3 एंगल पर। तो
एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर का जो मॉड है वो बी वेक्टर के मॉड के बराबर है। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोला गया वो बोला गया है कि प्रूफ डैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इन दोनों का जो भी यहाँ पर रिजल्टेंट आने वाला है आर वेक्टर, वो इन दोनों के ही इक्वल है। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन्हीं के बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा करा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो यहाँ पर आर वेक्टर हो जाएगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉज ऑफ थीटा। आर वेक्टर बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, बी को भी ए लिख दिया तो ए स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर से आपको एंगल आसानी से मिल जाएगा। रूट को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर और आर भी ए के बराबर है। ठीक है, या फिर बी के बराबर है, तो ए का स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। 2a स्क्वायर जो है मैं यहाँ पर से कॉमन ले रहा हूँ तो ये बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में आ गया आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, इसको नीचे ले आते हैं 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर से कंक्लूड करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2π/3। पर यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको एंगल फाइंड नहीं करना था, यहाँ पर आपको ये फाइंड करना था कि आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना था कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो इन दोनों के ही मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये भी बोल दिया जाता है कि जब कोई भी आपका 120 डिग्री है इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा। तो 120 डिग्री पर जो आपका दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो आपस में इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और बार मैं इसको जो है क्वेश्चन की मदद से इसको दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आपको इस बार एंगल फाइंड नहीं करना था, इस बार आपको फाइंड क्या करना था, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। ठीक है, आपको एंगल दे दिया जाएगा तो फिर आपको इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये तीनों जो है इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो फिर आपको एंगल बताना होगा। तो जब कोई आपको ये बोला जाए कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और जो इसका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, उन दोनों के ही इक्वल है, तो जो आपका यहाँ पर एंगल बनता है ना वो बनता है 2π/3। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2π/3। आर वेक्टर बराबर आ जाएगा आपका, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है -1/2। तो यहाँ पर से इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका, इससे ये गया तो ये बचा आपका अंडर रूट में 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो अंडर रूट में a स्क्वायर बचेगा जो कि आपका a के बराबर होगा। तो यहाँ पर आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी ऐसी और भी वीडियोस का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।